स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण, अर्थात लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, लोहे का अयस्क का नाम क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बनता रहे। तो आयरन का निष्कर्षण जानने से पहले आयरन का अयस्क का नाम क्या है, तो एक एक अयस्क का नाम आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा और इसे याद भी करते चलिएगा। तो पहले आयरन का अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है, याद रखेंगे Fe3O4 होता है। दूसरा जो है लाल हेमेटाइट है, इसका सूत्र क्या होता है? तो Fe2O32H2O होता है। ये किसका सूत्र है? तो लाल हेमेटाइट का सूत्र है। तो अब तीसरा जो है अयस्क का नाम है लिमोनाइट। क्या नाम है? लिमोनाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3 × 3H2O। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ 2H2O है तो यहाँ पे क्या है? 3H2O है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला जो अयस्क का नाम है सीडेराइट। क्या नाम है? सीडेराइट है। इसका सूत्र क्या है? FeCO3 है। मतलब यह लोहे का अयस्क का नाम है। तो आप सभी विद्यार्थी 4 अयस्क का नाम समझ लिए होंगे। पांचवा अयस्क का नाम है आयरन पैराइट। क्या नाम है? आयरन पैराइट। इसका सूत्र क्या होता है? तो FeS2 होता है। क्या होता है? FeS2 आयरन पैराइट होता है। तो यहाँ पर 5 अयस्क का नाम आपको बताया गया। तो इस 5 अयस्क को नाम को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ नोट में लिख लीजिए आयरन का मुख्य जो अयस्क होता है, मतलब आयरन का जो मुख्य अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि आयरन का जो मुख्य अयस्क होता है हेमोटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लाइमोनाइट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आयरन का निष्कर्षण मतलब लोहे का जो है निष्कर्षण कैसे होगा। तो लोहे का निष्कर्षण अब यहाँ नोट कर लेंगे। लोहे का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो लिखेंगे लोहे का निष्कर्षण निम्न विधियों से किया जाता है। निम्न मतलब आपको एक एक क्रमशः विधि बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिएगा। पहला जो है सांद्रण। इसका सांद्रण 2 विधियों से किया जाता है। अब यहाँ इसका जो सांद्रण करेंगे यह कितनी विधियों से किया जाएगा? 2 विधियों से किया जाएगा। पहला विधि का क्या नाम है? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि है और दूसरा जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो इसमें 2 विधि से पहले सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के बाद से क्रिया जो होगा भर्जन है, निस्तापन है, वह क्रिया किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सांद्रण करेंगे। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करेंगे? मतलब जो लोहे का अयस्क है उसे क्या किया जाएगा? तो लिखेंगे इस विधि में पिसे हुए अयस्क। पिसे हुए अयस्क मतलब जो लोहे का जो अयस्क है वह पिसे हुए जो अयस्क रखे हैं को जल की धारा में गिराया जाता है। मतलब जो पिसा हुआ जो अयस्क है वह जल की धारा में क्या किया जा रहा है? गिराया जाता है। तो धूल मिट्टी के आदि कण जल के धारा में बह जाते हैं और अयस्क पेदी में बैठ जाता है। सांद्रण की यह विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाती है। मतलब इस विधि में जो है अयस्क के जो टुकड़े जो थे उसे बारीक पीस करके जल के जब धारा में गिराया जाता है, तो जल के साथ जब धारा में गिरता है अयस्क के जो टुकड़े जो पिसे हुए होते हैं, तो उसके अंदर जो धूल मिट्टी जो कण होते हैं वह जल के धारा में क्या होते हैं? बह जाते हैं और अयस्क जो होता है वह पेदी के नीचे जा करके क्या होता है? बैठ जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में इस विधि में 2 चुंबकीय पुलियाँ होती हैं। मतलब इसमें जो होते हैं 2 आपका चुंबकीय पुलियाँ होती हैं। इस पुलियों को घुमाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पुलियाँ होती हैं उसको घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इनके ऊपर पिसे हुए अयस्क को गिराते हैं तो धूल मिट्टी के कण दूर छिटक जाते हैं और अयस्क चुंबकीय पुल्ली के पास एकत्र हो जाता है।
जैसे चित्र में जब देखेंगे तो यह जो पुल्ली बना हुआ है और इसके ऊपर जो है बेल्ट लगा हुआ है इसको नचाने के लिए, और यहाँ एक हापर है। इस हापर में जो है इसको गिराया जाएगा। जो पीसे हुए जो लोहे के अयस्क है जब गिराया जाता है तो इसके साथ जो मिट्टी के कण जो इसकी सतह से आ करके यहाँ गिर जाता है और यहाँ जो पुल्ली के माध्यम से यहाँ चुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। और यह जो मिट्टी कंकड़ जो है अचुंबकीय पदार्थ है और यह जो पदार्थ है यह क्या है, चुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पुलियां हैं और इसमें क्या है, एक बेल्ट होता है दोनों पुलिया को घुमाने के लिए, और इसके ऊपर पीसे हुए अयस्क को गिराते हैं तो धूल मिट्टी कण जो होते हैं छटक जाते हैं और जो है चुंबकीय जो है पदार्थ जो होते हैं पुल्ली के पास एकत्र हो जाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। अब जो है यहाँ सांद्रण की क्रिया संपन्न हो गया। दोनों विधि का जब पूरा हो जाता है तब अगले विधि में हम लोग पहुँचते हैं। अगला विधि है निस्तापन तथा भर्जन। अब निस्तापन करेंगे, इसके पहले हम लोग सांद्रण किए हैं, अब निस्तापन तथा भर्जन। तो निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को, अब सांद्रित अयस्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग सांद्रण किए हैं। तो जब सांद्रण की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उस अयस्क का नाम जो है सांद्रित अयस्क हो जाता है। तो सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाए परंतु अयस्क पिघले न पाए। मतलब निस्तापन की जो क्रिया होता है उसमें सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करेंगे कि उसमें का जो वाष्पशील पदार्थ होता है, मतलब जो नमी होता है, वह निकल जाए परंतु अयस्क जो है पिघले न। अब सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु के नियंत्रित मात्रा के उपस्थित में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। मतलब जो सांद्रित अयस्क है उसमें अकेले या अन्य पदार्थों को साथ मिला देंगे और वायु को नियंत्रित मात्रा के उपस्थित में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में जो है निम्नलिखित क्रियाएं होंगे और एक एक क्रिया को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पे जो है पहला जो इसका क्रिया है कि लोहे का अयस्क शोषित हो जाती हैं। मतलब यहाँ Fe2O3 यह जो है सूत्र जो है किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। इसमें से क्या है, अयस्क शोषित हो जाती, मतलब शोषित मतलब इसके अंदर का जो जल है वह क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ इंटू था तब क्या बन गया, प्लस हो जाएगा 2H2O। मतलब इसके अंदर का जो है जल जो है क्या हो गया, शोषित हो गया, मतलब बाहर निकल गया। अब दूसरा जो है वाष्पशील अशुद्धियाँ वायु में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। जो वाष्पशील जो अशुद्धियाँ होती हैं वायु में क्या होती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब इसमें जो तीसरा जो क्रिया है फेरिक कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और पुनः जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने पर Fe2O3 में क्या होता है, बदल जाता है। तो अब यहाँ पे जो है दो रिएक्शन देना पड़ेगा क्योंकि फेरिक कार्बोनेट का सूत्र होता है FeCO3। जब इसको गर्म करते हैं तो वह फेरिक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है, उसके बाद से जो फेरिक ऑक्साइड होता है, अब फेरिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, मतलब जो लोहे का निष्कर्षण हो रहा है उसमें प्रगलन क्या होता है, प्रगलन के बारे में क्या जानते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, अयस्क में कोक तथा ऊंचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। इसमें निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। प्रगलन का मतलब यह होता है कि इसको गलाना है, जो अयस्क के जो हमारे सांद्रित अयस्क हैं इसको गलाना है। तो गलेगा कब, जब अयस्क में कोक या ऊंचित गालक को जब मिला दिया जाता है और उसे उच्च ताप तक गर्म करके गला
जला देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। और इसमें जो है निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। पहला जो होता है दहन खंड। दहन खंड क्या होता है? दहन खंड के बारे में अब समझेंगे कि वात्या भट्ठी का सबसे निचला भाग दहन खंड कहलाता है। मतलब जो वात्या भट्ठी जो है, आगे चल के वात्या भट्ठी के बारे में भी बताया जाएगा। परावर्तनी भट्ठी क्या है, मफल भट्ठी क्या है, अगला वीडियो में बनाया जाएगा। तो वात्या भट्ठी का जो सबसे निचला भाग होता है वह दहन होता है, दहन खंड होता है। तो यदि आप वात्या भट्ठी नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा, जिससे वात्या भट्ठी आपको परावर्तनी भट्ठी, मफल भट्ठी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल जो है वात्या भट्ठी का नाम जानिए और कल जो है वात्या भट्ठी का सचित्र बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो वात्या भट्ठी का जो सबसे निचला भाग होता है वह क्या होता है? दहन खंड होता है। और इसका ताप जो लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 1600 डिग्री होता है, 1600 डिग्री। तो यहाँ कार्बन का दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मतलब यहाँ पे जो है कार्बन का तो दहन हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यह कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यह दहन खंड आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि वात्या भट्ठी के निचला भाग होता है और इसमें कार्बन का दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किए होंगे तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गलन खंड। गलन खंड क्या होता है? यह दहन खंड का ऊपर का भाग है। अभी देखिए दहन खंड पढ़े हैं, दहन खंड का जो सबसे ऊपर का भाग होगा, मतलब दहन खंड के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर नहीं, दहन खंड का ऊपर जो भाग होगा इसका तापमान लगभग कितना होता है? 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भाग में आइस जो होता है क्या होता है? पिघल जाता है। तो याद हो गया होगा, कितना आसान है। दहन खंड मतलब गलन खंड। दहन खंड के ऊपर का जो भाग होता है वह गलन खंड होता है और इसका ताप जो होता है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया गया है। तो यहाँ बना है कैल्शियम सिलिकेट, CaCSiO3, मतलब कैल्शियम इसको सिलिकेट कहा जाता है। और यहाँ जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है एल्यूमिना Al2O3 से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? CaAlO2 का ट्वाइज है। तो इस दोनों रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। गलन खंड में दो रिएक्शन को नोट करना है। तो अब हम लोग समझेंगे धातुमल क्या होता है। धातुमल खंड क्या होता है? अभी हम लोग खंड के बारे में पढ़ रहे हैं। दहन खंड, गलन खंड, धातुमल खंड, अपचयन खंड, ये सब पढ़ना है। तो धातुमल खंड क्या है? यह गलन खंड का ऊपर का भाग है। अभी हम लोग गलन खंड पढ़े थे, तो गलन खंड का ऊपर का भाग है। तो गलन खंड का जो ऊपर का भाग होता है वह क्या होता है? धातुमल खंड होता है। इसका तापमान कितना होता है? 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भाग में धातुमल बनाता है। अब नाम से है धातुमल, तो धातुमल है तो धातुमल बनाएगा, धातुमल खंड है। यह जो है कैल्शियम, यह जो है कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर CuCO3, कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म किए हैं तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। याद रखेंगे इसका नाम क्या है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और यहाँ जो है कॉपर ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया किया गया है तो कॉपर सिलिकेट बना है। क्या बना है? कॉपर सिलिकेट बनता है। और यह जो बनता है वह धातु मल होता है। क्या होता है? धातु मल होता है। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अपचयन खंड क्या होता है। तो अपचयन खंड क्या है? तो यह समझिए वात्या भट्ठी का सबसे ऊपरी भाग होता है। वात्या भट्ठी का सबसे निचला भाग दहन खंड और वात्या भट्ठी का सबसे ऊपरा जो भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग अपचयन खंड होता है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि यह भट्ठी का सबसे ऊपरी भाग है। मतलब ये भट्ठी का मतलब कौन सा भट्ठी? तो
वात्या भट्ठी का, यहाँ लिख सकते हैं वात्या भट्ठी का सबसे ऊपरी भाग है, जिसका तापमान जो है 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसका जो तापमान होता है वह 400 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस भाग में जो है आयरन के ऑक्साइड अपचयित होकर के लोहे में बदल जाते हैं। मतलब इसमें जो आयरन जो है अपचयित हो जाएगा, आयरन अपचयित होकर के लोहे में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एक रिएक्शन को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पे जो है Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह कितने डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, तो यहाँ नोट कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। अब जो है यहाँ पर Fe3O4 को यहाँ नोट करेंगे, Fe3O4 को नोट करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब यहाँ यह कितने डिग्री सेल्सियस पे बनता है, तो याद रखेंगे यह 500 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। 500 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यह जा कर के फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो यह जो है 750 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यह लोहा मतलब आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह भाई क्या है, लोहे में बदल जाता है। तो इसका जो तापमान कहाँ से चालू होता है, तो 400 से लेकर के 700 के बीच में यह इसका तापमान होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे अपचयन खंड क्या है और अपचयन खंड ये कहाँ पे इसका भाग होता है। तो अपचयन खंड जो होता है वात्या भट्ठी का सबसे ऊपर का जो भाग होता है अपचयन खंड कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।